एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व की ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व की ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि मेरे भाई ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस ये सब क्या होते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है इस टॉपिक के अंदर। तो ये आपको इस टॉपिक के अंदर ये कहना चाह रहा है कि जब साझेदार की रेशो जब चेंज हो रही होगी, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से ज़रा समझेंगे। पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको ज़रा ध्यान से समझनी है। हमने ये पढ़ा कि जो बैलेंस शीट होती है वो इस तरीके से कुछ बनती है। इस तरफ जो है कक्षा 11वीं में हमने पढ़ा था, इस तरफ जो है एसेट्स होते हैं जिसको हम परिसंपत्तियाँ कहते हैं, और इस तरफ जो है लायबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, जिसको हम दायित्व कहते हैं। इस तरफ जो है दायित्व होते हैं और इस तरफ जो है परिसंपत्तियाँ होती हैं, ठीक है, परिसंपत्तियाँ इस तरफ होती हैं। और हमने ये सीखा था कि प्रीवियस क्लास के अंदर भी मैंने आपको बता रखा है कि एसिड का जो अमाउंट होता है कैसा होता है तनीषा। एसिड का अमाउंट डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? एसिड का अमाउंट है, आवाज़ नहीं आ रही, डेबिट होता है। अभी तो क्रेडिट आ रही थी आवाज़। नहीं, डेबिट ही बोला था मैंने। एसिड का जो अमाउंट होता है ये होता है डेबिट, ठीक है, और लायबिलिटी का जो अमाउंट होता है ये होता है क्रेडिट। तो हमारे जो टॉपिक का नाम है ये है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिज़र्व। इसका मतलब ये है कि जो आपके पुराने प्रॉफिट लॉस और जो रिज़र्व वगैरह होते हैं उसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती है जब रेशो चेंज हो रहा होता है या किसी का एडमिशन हो रहा होता है या रिटायरमेंट हो रही होती है। सेम टॉपिक आएगा ये आगे, तो एक ही बारी समझ लीजिए, बहुत इजी टॉपिक है। इसका मतलब ये है कि जब रेशो चेंज हो रही होगी ना तो आपकी बैलेंस शीट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ प्रॉफिट्स होंगे, कुछ लॉस होंगे, कुछ रिजर्व्स होंगे आपकी बैलेंस शीट के अंदर। क्या क्या हो सकते हैं देखिए, आपकी बैलेंस शीट के अंदर एसिड साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे होगा एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है एक तो यहाँ पे, और एक यहाँ पे होगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कह सकते हो, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी लिखा हुआ हो सकता है और सस्पेंस भी लिखा हुआ हो सकता है, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंस या सस्पेंस, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। ये जो होता है ये होता है डेबिट वाला पी एंड एल, ठीक है। पी एंड एल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और इधर यहाँ पे तो केवल यही दोनों चीज़ें होंगी। ये क्या है, जो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड होता है इसका मतलब है कि वो क्या है, वो लॉस है, ठीक है। और ये क्या है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है ये। एसिड साइड पे तो दो चीज़ें होंगी। लायबिलिटी साइड पे क्या क्या होगा, लायबिलिटी साइड पे आपको कई सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि सबसे पहली जो चीज़ है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपका बेटा एसिड साइड पे भी हो सकता है और वो आपका लायबिलिटी साइड पे भी हो सकता है। अगर एसिड साइड पे है तो आपको ध्यान रखना है वो डेबिट वाला है, लॉस है, और अगर लायबिलिटी साइड पे है तो आपको ध्यान रखना है वो क्रेडिट वाला है, और जो लायबिलिटी साइड पे होता है इसका मतलब है वो प्रॉफिट है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, यहाँ पे जो है जनरल रिज़र्व हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो है दो टर्म मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझेंगे। ये टर्म है वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, इस ये नाम बहुत बड़ा है तो शॉर्ट में इसको जो है WCR के नाम से जाना जाता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। ये क्या होता है अभी इसके बारे में हम बात करते हैं। और दूसरा जो रिज़र्व होता है इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट
फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व, ये दूसरा होता है। तो ये भी दोनों बहुत बड़े हैं, इसका भी नाम बड़ा है, तो इसको शॉर्ट में IFR के नाम से जाना जाता है। ये दोनों क्या होते हैं अभी हम इसके रिगार्डिंग बात करते हैं, और ये बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं ये दोनों रिज़र्व बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो लायबिलिटी साइड पे आपका P&L हो सकता है, जनरल रिज़र्व हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व हो सकता है। आप देखेंगे सबके पीछे रिज़र्व है। रिज़र्व का मतलब क्या है, प्रॉफिट का वो पोर्शन जो आपने बांटा नहीं है, साइड में अलग से किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रख रखा है या नॉर्मल पर्पस के लिए रख रखा है, प्रॉफिट का पार्ट है, बटने वाली चीज़ थी लेकिन आपने बांटी नहीं। प्रॉफिट का वो पोर्शन जो आपने साइड में रख रखा है वो रिज़र्व कहलाता है। तो अलग अलग तरीके के रिज़र्व हैं, जनरल रिज़र्व, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, और ये तो प्रॉफिट ही है। तो यहाँ पे 4 तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा एक यहाँ पे मैं और लिख लेता हूँ, ठीक है, एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड शॉर्ट में इसको PF के नाम से जाना जाता है। तो पहले तो आप ज़रा ध्यान से समझ लेंगे, कि एक बैलेंस शीट के अंदर एसिड साइड पे, मैं यहाँ से एसिड साइड पे केवल ये दोनों चीज़ें होंगी बटने वाली, P&L और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ठीक है। जो एसिड साइड पे होता है वो डेबिट वाला होता है, वो आपको बताएगा, क्योंकि P&L तो डेबिट वाला भी हो सकता है और P&L क्रेडिट वाला भी हो सकता है, तो वो आपको बताएगा डेबिट वाला है या क्रेडिट वाला है, ठीक है। और दूसरा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वो आपको नहीं बताएगा कि इसका अमाउंट डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये एसिड साइड पे होता है और इसका अमाउंट भाई डेबिट होगा। लायबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो लायबिलिटी साइड पे 4 चीज़ें हैं, P&L, जनरल रिज़र्व, वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। ये दोनों क्या होते हैं अभी हम इसके रिगार्डिंग बात कर लेंगे। और इन चारों के अमाउंट, ये किस साइड है बेटा, ये लायबिलिटी साइड पे हैं, तो इन चारों के अमाउंट कैसे होंगे, इन चारों के जो अमाउंट है ये आपके क्रेडिट होंगे। क्यों होंगे इस चारों के अमाउंट क्रेडिट, क्योंकि ये लायबिलिटी साइड पे होते हैं और लायबिलिटी का जो अमाउंट है वो क्रेडिट होता है। इन दोनों के डेबिट क्यों होंगे, क्योंकि ये एसिड साइड पे होते हैं और एसिड का अमाउंट जो है डेबिट होता है। अब आपको क्या करना है, आपको जो है वो जनरल एंट्री पूछेगा कि भाई, वो आपको बोलेगा, देखिए इस तरीके से वो आपको बोलेगा कि भाई ABC जो है ना वो साझेदार थे और जो है भाई इक्वल के साझेदार थे, मान लो 1:1:1, और ये इनकी क्या है, ये इनकी जो है ओल्ड रेशो है। और अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि अब जी वो अपना अनुपात चेंज कर रहे हैं और अब जी वो तो 3:2:1 में जो है साझेदारी कर रहे हैं, तो ये उनकी अब जो है न्यू रेशो ये हो गई है जी। अब तो अब वो आपसे बोलेगा, क्योंकि रेशो चेंज हो रही है, तो रेशो चेंज के टाइम उनके पास ये चीज़ें हैं, वो आपको बताएगा कि जनरल रिज़र्व है उनके पास इतने रुपए का, P&L है डेबिट वाला या क्रेडिट वाला, या वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व है, वो आपको बताएगा ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। आपको बेटा सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखी है जिसका नाम है प्रोविडेंट फंड। ये बात को गांठ बांध लीजिए, घोल के पी जाइए कि जहाँ अगर लायबिलिटी साइड पे प्रोविडेंट फंड है, ये बेटा नहीं बटता है, ये नहीं बटेगा, नहीं बटेगा और नहीं बटेगा। क्यों नहीं बटेगा, क्योंकि ये भले ही इसके यहाँ पे फंड आ रहा है, लेकिन बेटा ये लायबिलिटी है, ठीक है, लायबिलिटी है, ये नहीं बटेगा। केवल अगर लायबिलिटी साइड P&L, जनरल रिज़र्व, WCR और IFR है, यही चारों बटते हैं, PF नहीं बटता है। और एसिड साइड पे ये है तो ये सब बटेंगे, ये नहीं बटेगा। इसलिए मैंने खासकर इसको यहाँ लिखा है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो अब वो आपको क्या बोलेगा
अब वो आपको बोलेगा जी ABC पार्टनर हैं, पहले इस रेशो में थे और अब जी डिसाइड किया जी अब तो 3:2:1 में साझेदारी हो रही है, और अब जब रेशो चेंज हो रहा है तो उस टाइम पे ये चीज़ें हैं। जैसे वो आपको बोलेगा कि जी जनरल रिजर्व है 10,000 रुपये का, ठीक है, वो आपको बोलेगा जी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है जी 5,000 रुपये का, ठीक है, या मान लीजिए डिजिट कुछ और ले लेते हैं अपनी कैलकुलेशन को सही करने के लिए। वो आपको बोलेगा मान लीजिए जनरल रिजर्व है जी 9,000 रुपये का, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है 3,000 रुपये का। ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं किस टाइम पे, जब रेशो चेंज हो रही है। तो बोलेगा बताइए कैसे ट्रीटमेंट करोगे आप इसकी। तो आपको जनरल एंट्री पास आउट करनी है, ठीक है। तो बेटा जनरल एंट्री आपको कोई भी रटनी नहीं है, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट में समझाने के लिए क्या बता रहा हूँ ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। आपको बस ये जो मैंने जहाँ बताया ये चारों चीज़ें क्या होंगी, लाइबिलिटी साइड, और ये चारों चीज़ें, ये दोनों चीज़ें होंगी एसिड साइड। एसिड का अमाउंट डेबिट होता है, लाइबिलिटी का अमाउंट क्रेडिट होता है। और अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ उसको भेजे में फिट कर लेंगे कि किसी भी डेबिट वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करते हैं, किसी भी डेबिट वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करते हैं, और किसी भी क्रेडिट वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए डेबिट करते हैं। उल्टा चलता है मामला, डेबिट वाले को ख़त्म करना है मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्रेडिट कर देंगे, और अगर क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे। तो जब रेशो चेंज हो रही है तो उसने बोला जी आपके पास एक जनरल रिजर्व है और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, बताइए कैसे ट्रीटमेंट करोगे आप। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहली बात तो इनका अमाउंट, अब मुझे इसकी जनरल एंट्री करनी है। एक तो है रटरो, रटने से तो काम नहीं बनेगा, दूसरा है आपको इसका अमाउंट पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया जनरल रिजर्व कहाँ पे होगा प्रीति, एसेट साइड पे होगा या लाइबिलिटी साइड पे होगा, अभी ऊपर मैंने आपको बताया किस तरफ, लाइबिलिटी साइड। और लाइबिलिटी का अमाउंट डेबिट होता है या क्रेडिट होता है प्रीति, क्रेडिट होता है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एसेट साइड होगा या लाइबिलिटी साइड होगा प्रीति, लाइबिलिटी साइड होगा। क्यों होगा बेटा, अभी तो यहाँ क्या बताया बोल्ड कर करके, एसेट साइड पे दो चीज़ें हैं, P&L होगा डेबिट वाला और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होगा, ठीक है, ये दोनों एसेट साइड होंगे। और एसेट का अमाउंट कैसा होता है प्रीति, डेबिट होता है, एसेट का अमाउंट होता है डेबिट। तो जिस दिन साझेदार अपना रेशो चेंज कर रहे हैं तो उस दिन हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है भाई डेबिट वाली और एक है भाई क्रेडिट वाली। तो अब मुझे इस चीज़ को ख़त्म करना है। बेटा तीन बातें ध्यान रखनी है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, चाहे तो नोट करके लिख लीजिए इसको, चाहे तो अपने भेजे में नोट बना लीजिए कहीं पे भी। तीन बातें ध्यान रखनी है, डेबिट वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करते हैं, पहला नोट। दूसरा नोट, क्रेडिट वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए डेबिट करते हैं। और तीसरा नोट, जितनी भी बटने वाली चीज़ें होती हैं, मतलब कि ये जो मैंने ऊपर यहाँ बैलेंस शीट के अंदर बताई है ये सारी, तीसरा जो नोट है वो तो पूरी बुक जब तक चलेगी तब तक काम आएगा। ये जितनी भी चीज़ें हैं एसेट साइड पर लाइबिलिटी साइड पे, इसको कहते हैं पुराने प्रॉफिट और लॉस रिजर्व। जब भी चाहे रेशो चेंज हो रही हो, एडमिशन हो रहा हो, रिटायरमेंट हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो पार्टनरशिप के अंदर, तो ये सारी चीज़ें ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ओल्ड और ओल्ड रेशो में हमें इनको विभाजित करना होता है। न्यू रेशो का यहाँ पे कोई सीन नहीं होता, न्यू रेशो, सैक्रिफाइस रेशो, गेनिंग रेशो, कुछ सीन नहीं है। सारे के सारे प्रॉफिट लॉस रिजर्व पुराने रेशो में बढ़ते हैं, पुराने और पुराने। ये तीसरे नोट को आप दिमाग में सेट कर लीजिए। आगे जब हम एडमिशन पढ़ेंगे, रिटायरमेंट पढ़ेंगे, डेथ पढ़ेंगे, ये सारे टॉपिक बेटा आते रहेंगे, तो इस बात को गांठ बांध लीजिए। तो हमारे केस में ओल्ड रेशो तो 1:1 है। तो अब जैसे ज़रा ध्यान से समझो, मैं जनरल एंट्री कैसे कर रहा हूँ, मुझे इस जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने बोला कि भाई इसका अमाउंट तो क्रेडिट होता है, और क्रेडिट वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, डेबिट मारना है।
तो मैं जनरल एंट्री क्या करूँगा, मैं जनरल एंट्री करूँगा जनरल रिजर्व डेबिट टू, किसको बांटना है, किस में बांटना है, साझेदारों में बांटना है। किसको मिलेगा, ए कैपिटल अकाउंट, ए बी सी को मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट। ए बी और सी में विभाजित करना है ये सारा। जनरल रिजर्व क्यों डेबिट हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट समझिए। क्योंकि मैंने बोला भाई इसका अमाउंट तो क्रेडिट होता है और क्रेडिट वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए डेबिट मारना है, तो मैंने जनरल रिजर्व को डेबिट मार दिया। कितना अमाउंट है, 9,000 रुपये। किस रेशो में बांटना है, तो मैंने बोला ओल्ड ओल्ड और ओल्ड। तो 9,000 को 3 हिस्से में बांटना है, तो 3,000 इसको मिल जाएंगे, 3,000 इसको मिल जाएंगे और 3,000 इसको मिल जाएंगे। बन गई मेरी जनरल एंट्री, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मेरे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, लेकिन उसका अमाउंट डेबिट होता है। तो डेबिट वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैंने बोला क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट का मतलब ये जो 2 में जो टर्म्स लिखते हैं, ये 2 का मतलब होता है ये क्रेडिट हो रहा है। अबे तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट अगर 2 में जाएगा तो डेबिट कौन होगा, डेबिट होगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। जैसे कि ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। तीनों साझेदारों को डेबिट मार दिया। क्यों, क्योंकि क्रेडिट कौन होगा, क्रेडिट होगा टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना है अमाउंट, 3,000 रुपये। और किस रेशो में विभाजित करना है, 1:1:1। तो 1,000 इसको, 1,000 इसको और 1,000 इसको, ऐसे जो है विभाजित कर देंगे और ये हमारी जनरल एंट्री बन जाएगी। किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेबिट वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या करा, क्रेडिट। ये डेबिट था ना एडवर्टाइजमेंट, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्रेडिट कर दिया। जो 2 में टर्म लिखते हैं उसका मतलब होता है जनरल एंट्री में कि वो चीज़ क्रेडिट हो रही है, और क्रेडिट वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अब वो आपको देने वाला है कि जी पहले साझेदार इस रेशो में साझेदारी कर रहे थे और अब जी इस रेशो में साझेदारी हो रही है, और जिस दिन ये रेशो चेंज हो रहा है, जिस दिन अनुपात चेंज हो रहा है, उस दिन आपके पास ये चीज़ें हैं। वो आपको बताएगा कि पी एंडल है डेबिट वाला, पी एंडल है क्रेडिट वाला, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन है, IFR है, एडवर्टाइजमेंट है, वो सब आपको बताएगा और बोलेगा बताइए भाई जनरल एंट्री कीजिए। पहले आप ये बता दीजिए अक्षिता, इतनी बात समझ में आ रही है? जी सर। प्रीति, समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है सर, एक क्वेश्चन। हाँ जी बताइए। सर आपने जो पीएफ बताया है, तो सर इसमें अगर ये दिया जाएगा तो इसको सिर्फ क्रेडिट मार देंगे, इसका कुछ नहीं करेंगे? क्या बताया मैंने? जो आपने पीएफ बताया प्रोविडेंट फंड, ये नहीं, PF का कुछ नहीं करना बेटा। वो तो जब हम फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे तो वो कुछ नहीं होगा, उसकी ट्रीटमेंट कुछ, वो उसकी अलग ट्रीटमेंट होती है। PF का कुछ नहीं होता। तो अगर मैंने आपको आगे के कॉन्सेप्ट के लिए बताया है, अगर आपको PF भी दिख जाता है तो भाई PF का कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, अब वो आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब वो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि जी XY साझेदार हैं, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए आप सब, अगले के 3-4 क्वेश्चन आपको ही करने हैं। XY जो है वो साझेदार हैं और जी 3:2 में साझेदारी कर रहे थे। 1 अप्रैल को 2019 को उन्होंने डिसाइड करा है कि अब जी हम तो इक्वल में साझेदारी करेंगे। तो प्रीति यहाँ पे न्यू रेशो क्या है बेटा? 1:1। ओल्ड रेशो क्या है? पॉइंट नहीं बेटा, 1:1। 3:2। ओल्ड हाँ। तो अब वो कह रहा है ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिस दिन साझेदार अपना अनुपात चेंज कर रहे हैं उस दिन
आपके पास एक पी एंड एल है। कौन सा पी एंड एल है? पी एंड एल में आपको बताएगा, क्योंकि मैंने बोला बेटा पी एंड एल तो डेबिट वाला भी हो सकता है और वो क्रेडिट वाला भी हो सकता है। तो उस दिन आपके पास एक पी एंड एल है जो क्रेडिट वाला है और 1.5 लाख रुपए उसमें पड़े हुए हैं। तो कह रहा है रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द पी एंड एल अकाउंट इमीडिएटली बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो कह रहा है जी बताइए जनरल एंट्री क्या होगी अगर 1.5 लाख रुपए का पी एंड एल है क्रेडिट वाला। तो करके दिखाइए मुझे क्या, और किस रेशो में अनुपात बटेगा, एक्स को कितने पैसे मिलेंगे, वाई को कितने पैसे मिलेंगे। पहले तो जनरल एंट्री बताइए। क्रेडिट वाला पी एंड एल है तो इसको ख़त्म करने के लिए अक्षिता क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। अगर ये डेबिट होगा तो क्रेडिट कौन होगा? जो साझेदार हैं, साझेदारों को मिलेगा। तो जनरल एंट्री क्या बननी चाहिए अक्षिता? एक्स और वाई साझेदार हैं और एक पी एंड एल है क्रेडिट वाला। डरो नहीं, सही तो बताया है आपने। पी एंड एल को डेबिट मानना है, डर क्यों रही हो? सही तो बताया है। प्रॉपर एंट्री क्या बननी चाहिए? आवाज़ आ रही है? जी सर। हाँ, प्रॉपर एंट्री आपने बोला कि जी ये तो जी भाई क्रेडिट वाला है तो भाई इसको डेबिट मार दे। ये ले भाई पी एंड एल अकाउंट, ये हो गया डेबिट, और डेबिट ये हो गया तो क्रेडिट किसको करूं भाई? सिंपल सी बात है, एक्स और वाई को। हाँ जी। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट और 2 वाई कैपिटल अकाउंट। अब इनको कितना कितना पैसा मिलेगा? 1.5 लाख रुपए का पी एंड एल है, ठीक है। किस रेशो में बांटना है? 3:2 में बांटना है। तो x को 1.5 लाख रुपए में कितना रोकड़ा मिलेगा? 1.5 लाख का आपको कर देना है 3/5। 5 कैसे आ गया? इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 5 3 जा 15, तो इसको तो मिलेंगे 90,000 रुपये, ठीक है जी, और इसको मिल जाएंगे 60,000 रुपये। तो ये जनरल एंट्री ये बन जाएगी पी एंड एल डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और 2 वाई। प्रीति हमने यहाँ पे पी एंड एल को डेबिट क्यों मारा है बेटा? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि पी एंड एल क्रेडिट है और क्रेडिट को खत्म करने के लिए हम डेबिट मारते हैं। ये तो मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन आप करने वाले हैं, ठीक है, ये तो मैंने ही कर दिया। अब अगले में कहता है कि ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म। ए और बी साझेदार थे और जी वो 4:1 में साझेदारी कर रहे थे। अब उन्होंने डिसाइड करा है कि जी वो तो 3:2 में साझेदारी करेंगे 1 अप्रैल 2019 से। तो अनुपात चेंज हो गया। तो तनीषा इसमें न्यू रेशो क्या है? आवाज 3:2 है सर। और ओल्ड रेशो क्या है? 4:1। तो कह रहा है जिस दिन साझेदार अपना अनुपात चेंज कर रहे हैं उस दिन आपके पास एक पी एंड एल है जो कि डेबिट वाला है और उसमें ये लिखा हुआ डेबिट वाला, और उसमें 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं। तो कह रहा है जी जनरल एंट्री बताइए क्या जनरल एंट्री होगी? तो करके बताइए इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। पीछे जो क्वेश्चन था उसमें क्रेडिट वाला था, यहाँ डेबिट वाला है। एज अकाउंट डेबिट 80,000 रुपये और बीज डेबिट होगा 20,000। और क्रेडिट में आएगा 1 लाख। और नाम क्या आएगा? डेबिट नहीं लिखोगे क्या? 2 क्या? टू प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, बीमारी में सही हालात, सही काम करती हो तुम। तो इसने बोला कि भाई ऐसा कर दे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। ये इसने जनरल एंट्री बोली। क्यों बोल प्रीति? सही बोली है बहन ने जनरल एंट्री। पागल है कि क्रेडिट मार दिया इनने, देख हैं। सही करा इन्हें, पी एंड एल को क्रेडिट मार दिया। डेबिट होना चाहिए वो तो, भाई डेबिट सही है।
तो बहन के साथ ही जाना चाहोगी? अमाउंट स्क्रीन रुक रही है, स्क्रीन सही नहीं चल रही क्या? क्या नाम है सुरभि? किसी को और स्क्रीन रुक रही है क्या? तनीषा, प्रीति? नहीं सर, सही तो चल रही है, नेट का इशू हो रहा होगा। तो इसको यहाँ पे जो है 80 आ जाएगा इधर, 20 आ जाएंगे इधर और 1 लाख आ जाएगा इधर। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है जी। एक पी एंड एल दे दिया उनने डेबिट वाला और एक पी एंड एल दे दिया क्रेडिट वाला। अब आता है मुद्दा। अब देखिए जी, अब कह रहा है जी एक्स, हाँ जी, आपने इस वाले क्वेश्चन में कितने रेशो बांटी थी? रेशो में ओल्ड रेशो में बटेगा ना बेटा सब कुछ। ओल्ड रेशो 4:1 है, तो भाई 1 लाख का अमाउंट है तो ए को कितना मिलेगा? 1 लाख मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 5, 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10, 1 2 3 4 और 4 दूनी 8, 1 2 3 4, 80,000 मिल जाएगा ए को। ओल्ड रेशो 4:1 है ना। अब देखिए, अब कह रहा है जी, ये क्वेश्चन देखेंगे, ये अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन आता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे जनरल एंट्री बताएंगे सारी। X, Y एंड Z आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 5:3:2। X, Y, Z साझेदार थे और 5:3:2 में साझेदारी कर रहे थे। अब उन्होंने डिसाइड करा है कि जी हम तो अपना अनुपात चेंज कर रहे हैं और जी हम तो 2, 3 और 5 में जो है अब साझेदारी करेंगे 1 अप्रैल 2019 से। एंड दे ऑल्सो डिसाइड to record the effect of the following accumulated profit, loss and reserve without affecting the book value by passing a single entry। अच्छा, ये मेरे को कराना पड़ेगा। और ये ज़रा ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है बेटा। ये कह रहा है, और जिस दिन साझेदारी चेंज हो रही है, 3 चीज़ें आपके पास। जनरल, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जनरल रिजर्व है 6,000 का, पी एंड एल है 24,000 का, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है 12,000 का। प्रीति, जनरल रिजर्व का डेबिट होता है क्रेडिट होता है? क्रेडिट होता है। एडवर्टाइजमेंट का क्रेडिट? डेबिट। ये वाला पी एंड एल का डेबिट है या क्रेडिट है? तो ये क्रेडिट में है। ये क्रेडिट में है। अच्छा, तो आप सबसे पहले अभी फ़िलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। आप मुझे सबसे पहले तो इसके एंट्री बताएंगे, जनरल एंट्री कैसे होगी। 3 अलग अलग एंट्री भी पास कर सकते हो, ठीक है। वैसे इसमें जनरल एंट्री पास नहीं करनी, इसमें तो करना कुछ और है, ठीक है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको चेक करना चाह रहा हूँ। आप इसमें 3 अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, जैसे जनरल रिजर्व की अलग कर सकते हो, पी एंड एल की अलग कर सकते हो और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के अलग कर सकते हो। और अगर आप थोड़े प्रो मतलब अकाउंट्स आती है आपको, तो एक कंबाइन एंट्री भी आप कर सकते हो। एक नहीं, 2 होंगी, क्योंकि ये दोनों क्रेडिट है, इसकी एक साथ हो सकती है और इसकी जो है एक होगी, इसकी कंबाइंड भी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, करना चाहो तो सब कुछ हो जाएगा, उसमें क्या है। तो पहले आप मुझे इसकी अलग, आपको जैसा अच्छा लगे, जो श्रद्धा अनुसार अलग अलग करना चाहते हो, तीनों की अलग अलग कर सकते हो। कंबाइंड करके करना चाहते हो, इन दोनों की एक साथ हो सकती है, क्योंकि ये क्रेडिट है और ये डेबिट वाला है। अलग देखो 3 एंट्री भी हो सकती है, 2 एंट्री भी हो सकती है और 1 एंट्री भी हो सकती है। क्या बात कह दी भाई साहब, 1 एंट्री भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो सबसे प्रो है, वो 1 ही एंट्री कर देगा, वो तो अभी इसमें मत घुसिए। आप फ़िलहाल 3 ही करके दिखा दीजिए या 2 करके दिखा दीजिए, लेकिन इसमें एंट्री नहीं करनी है, इसमें करना कुछ और है, बट मैं आपको चेक करने के लिए पूछ रहा हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ज़रा पहले, फिर मैं बताता हूँ इसमें करना क्या है। ले लिया प्रीति? प्रीति कह रही है एक ही करूँगी तो एक ही करूँगी, वरना नहीं करूँगी, एक ही एंट्री मारूँगी। हैं, देखते हैं कितनी करोगी।
3 करोगी, 2 करोगी या 1 कर, पहले 3 कीजिए, फिर 2 करके देखिए, फिर 1 करके देखिए, देखते हैं कैसे होगी। मुझे इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं, ये इनको बांटना नहीं है। अभी तक जैसे हमने ऊपर के क्वेश्चन करे हैं वैसा ये क्वेश्चन नहीं है। जब भी आपको ये वाली लाइन मिल जाए ना, ये वाली, दे ऑल्सो डिसाइड to record the effect of the following accumulated profit loss reserve without affecting the book value by passing a single entry। इस लाइन का क्या मतलब है? कह रहा है पास द एडजस्टमेंट एंट्री। इस लाइन का क्या मतलब होता है पहले तो ज़रा आप ये समझिए। आप इस लाइन का मतलब ये समझ सकते हो कि पार्टनर ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम इन जो ये जो रिज़र्व वगैरह हैं हम इसको बांटना नहीं चाहते हैं, हम इसको क्या करना चाहते हैं, कह रहा है विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू, ये जैसे हैं वैसे ही रहने चाहिए। मतलब जो हमने रेशो चेंज करी है ना उस चीज़ का इफ़ेक्ट हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का ये मतलब है जब भी ये वाली लाइन आपको दिखेगी क्वेश्चन के अंदर तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, इनको बांटना नहीं है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ओल्ड रेशो कितनी दे रखी है? ओल्ड रेशो जो है आपको दे रखी है 5:3:2। न्यू रेशो कितनी दे रखी है? न्यू रेशो कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 2:3:5। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो, चलो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बेटा ये पता करना है कौन सा साझेदार सेक्रीफाइस वाला है और कौन सा साझेदार गेनिंग वाला है। प्रीति कौन सा रेशो निकालना पड़ेगा मेरे को? कौन से रेशो से पता चलता है कि ये वाला साझेदार सेक्रीफाइस है और ये वाला साझेदार गेनर है? सेक्रीफाइस से किसी से भी कर सकते हैं। तो मैं सेक्रीफाइस के साथ जाना चाहता हूँ, मैं पहले एक्स का निकाल लेता हूँ और चलो देख लेते हैं। एक्स का ये आ गया तो ये आ जाएगा 3/10। वाई का निकालोगे तो वाई का नल्ला आ जाएगा, ठीक है। जेड का निकाल लेते हैं तो ये आएगा आपका ये। तो आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो x है, मैं सेक्रीफाइस निकाल रहा था, ये सेक्रीफाइस है और ये गेन है। आपको सबसे पहले ये पता करना है कि जी कौन गेनिंग पार्टनर है और कौन सेक्रीफाइस पार्टनर है। तो मुझे पता चल गया कि रेशो चेंज होने की वजह से x को सेक्रीफाइस हो रहा है और z को गेन हो रहा है और y को कुछ भी नहीं हो रहा। y जैसे हालातों में पहले था अब भी वैसे ही है। तो ऐसी सिचुएशन में अब z को क्योंकि फ़ायदा हो रहा है रेशो चेंज होने की वजह से, तो जब भी ये वाली लाइन लिखी हुई होगी बेटा क्वेश्चन के अंदर तो आपको क्या करना है, जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर को पैसे देगा। तो जनरल एंट्री करनी है Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन ये है कितने पैसे देगा, कितना हो रहा था सेक्रीफाइस और गेन? 3/10 का इतना सेक्रीफाइस और गेन हो रहा था। X जितना सेक्रीफाइस कर रहा है Z उतना ही गेन कर रहा है 3/10 से। तो कितनी, अब 3/10 किसका? अब ज़रा ध्यान से समझेंगे। आपको क्या करना है बेटा, ये दोनों अमाउंट क्रेडिट हैं तो ये कितना आएगा 30,000 और ये वाला अमाउंट डेबिट है, ये है 12,000, ठीक है। तो इट मीन्स ये वाली जो है ये प्लस की राशि है और ये माइनस की है। तो भाई 30 में से 12 गए तो प्लस का कितना बचेगा? प्लस का बचेगा बेटा 18,000 रुपये। अब Z को पैसे देने हैं X को, तो कितने पैसे देने हैं वो मैंने क्या करा, मैंने पहले ओवरऑल अमाउंट निकाला। 30,000 ये हो गए। इन दोनों को क्यों जोड़ रहा हूँ मैं? क्योंकि ये दोनों क्रेडिट वाले हैं, इसलिए जनरल रिजर्व क्रेडिट होता है और ये तो है ही क्रेडिट। क्रेडिट वाले सारे जोड़ देंगे, डेबिट वाले सारे जोड़ देंगे और जो भी है क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करेंगे और देखेंगे क्या बचा। बड़ा कौन है बेटा? प्लस वाला। तो प्लस का बच गया 18,000। अब Z पैसे देगा X को, कितने देगा? इस 18,000 का 3/10 कर देंगे तो 1 0 से 1 0, तो अमाउंट आ जाएगा आपके पास 0 0 8 कमा 8 16 8 24 3 3 एकम 3 4 5 5400 रुपये
अमाउंट आ जाएगा। ये जनरल एंट्री यहाँ पे आपको पास आउट करनी है। ये आपने क्या करा है, ये जनरल एंट्री पास आउट करने का मोटिव क्या है? ये जनरल एंट्री पास आउट करने का मोटिव ये है कि जो जनरल रिजर्व, P&L और जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हैं वो जैसे पहले थे अब भी वैसे ही हैं। आप इस लाइन का मतलब ये समझ सकते हो कि पार्टनर ये चाहते हैं कि वो इन चीज़ों को बांटना नहीं चाहते। जो रेशो चेंज हो रही है वो उस रेशो चेंज होने का इफ़ेक्ट दिखाना चाहते हैं एक सिंगल जनरल एंट्री पास आउट करके। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ होगा सुरभि मौर्य, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को बांटते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं किस पार्टनर को सैक्रिफाइस हो रहा है और किसको गेन हो रहा है, और वो निकालने के बाद अमाउंट देख लेंगे कि कितना है ओवरऑल, डेबिट वाले क्रेडिट वाले सब जोड़ के, और जो भी अमाउंट आएगा गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग वाले को उतना अमाउंट जो है क्या कर देगा, पे कर देगा। जैसे कि ये इसने यहाँ पे कर दिया है। कोई और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा अगर मिल जाए तो। अच्छा, अब दूसरे क्वेश्चन आ चुके हैं। हाँ जी, आप इनकी नरेशन तो बताएं नहीं आपने। नरेशन नॉर्मल लिख देना कि एडजस्टमेंट फॉर जनरल रिजर्व, P&L, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, चेंज इन रेशो में सेम नरेशन रहेगी बेटा। ये वाली, ये देखो, जो ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे उनकी सेम नरेशन रहेगी। ये जो बटने वाली चीज़ें थी, देखो नॉर्मल है, P&L डिस्ट्रीब्यूट, जो भी चीज़ होगी, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट, P&L डिस्ट्रीब्यूट, वर्कमैन कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूट, IFR डिस्ट्रीब्यूट। अगर डिस्ट्रीब्यूशन वाली है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन में, इसमें क्या हो रहा है, एडजस्टमेंट हो रही है। तो इसने इसलिए क्या लिख दिया यहाँ पे, इसलिए इसने यहाँ पे लिख दिया एडजस्टमेंट फॉर, जितनी भी चीज़ें थी वो सब लिख दी। और क्यों एडजस्टमेंट हो रही है, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नरेशन के जो है बेटा कोई भी मार्क्स नहीं होते हैं। आप मतलब, अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप लिखोगे ही नहीं, ब्लैंक छोड़ दोगे। नरेशन जनरल रिजर्व का एक प्रॉपर फॉर्मेट है। नरेशन आपको लिख के आनी है। कैसे लिखते हैं नरेशन, ऐसे लिखते हैं नरेशन, इतनी लाइन तो आएगी सब में कि बीइंग द अमाउंट ऑफ, ये तो सब में लिखना ही लिखना है। नरेशन क्या है कि पढ़ के उसको पता चले कि ये किस चीज़ का अमाउंट है, वही तो नरेशन होती है। नरेशन आप अपनी शब्दावली में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसी भी आपकी इंग्लिश है, स्पेस डिस्पेस करके जो भी आपकी इंग्लिश बने आप उसको लिख सकते हैं। जैसे भी आप लिखेंगे उसके नंबर कट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि इतनी लाइन, इतनी इंग्लिश तो लिख ही दोगे, ये तो लर्न ही कर लीजिए। ये तो आगे हर उसमें लिखनी है, बीइंग द अमाउंट ऑफ, जहाँ पे भी जनरल एंट्री होगी अगर उसकी नरेशन लिखनी है तो बीइंग द अमाउंट ऑफ, कि भाई ये अमाउंट किस चीज़ का है, बीइंग द अमाउंट ऑफ P&L डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। बीइंग द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन, बीइंग द अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट, बीइंग द अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो नरेशन आपको छोड़नी नहीं है, नरेशन लिखनी है, नरेशन कंपलसरी है, बट नरेशन आप अपनी शब्दों में कुछ भी लिख सकते हैं। ये लाइन आपको लिखनी ही लिखनी है, और उसके आगे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखूं, मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूं, समझ, इंग्लिश ही नहीं बन रही, तो आप बस ये देख लीजिए, बीइंग द अमाउंट ऑफ तो लिखोगे ही, आप बस ये देख लीजिए आपने उस जनरल एंट्री में किया क्या। आपने उसने बोला था पास द एन एडजस्टमेंट एंट्री, तो ये लिख दो बीइंग द अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री मेड, ऐसे लिख दीजिए। तो कुछ भी जुगाड़बाजी करके नरेशन आप जो है लिख सकते हैं, उसका कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है जी। क्या नाम है, तनीषा, कहाँ गई?